Everyone, welcome to the second episode, the second video of the series we are running, that is based on the previous year questions of DSSB, DSSB exam. So we have already completed 20 questions. Now this is the 21st question. The carbon dioxide content in the Earth's atmosphere before 1500 AD was between 200 to 300 ppm parts per million. The carbon dioxide content today is about 450 parts per million. So it was, तो पहले कितना था 1500 था, फिर ये 450 हो गया. मतलब 1500 एडी में कितना था, 200 से 300 था, और अभी जो रिसेंटली 450 हो गया. सो व्हिच सिंगल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैन बी ब्लेम फॉर दिस टू इंक्रीज. तो कौन सा ऐसा ऐतिहासिक काम है जिसके लिए, जिसको हम ब्लेम कर सकते हैं, जिसके वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट है ये 150 पार्ट्स पर मिलियन ज़्यादा हुआ है. इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की तरफ से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स. तो हमें लगता है जो सेकेंड ऑप्शन है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ था 1850s में, उसी का रीज़न है. जो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में मेकानाइजेशन हुआ, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरीज यूज में, हमें डिफरेंट फ्यूल्स का इस्तेमाल करने के लिए विभिन्न डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स के इस्तेमाल में हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट है वो ज़्यादा हो गया. Next, an apparent force caused by the Earth's rotation is called Coriolis force, centrifugal force, centripetal force, jet stream. अच्छा, पहले हमें जानना पड़ेगा कि बोल रहे हैं कि अर्थ का जो रोटेशन है उसके लिए एक apparent force का मतलब वो डेवलपमेंट होता है. तो वो क्या कोरियोलिस फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल है, सेंट्रीपेटल है, जेट स्ट्रीम है. जेट स्ट्रीम तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट, तो जेट स्ट्रीम यहाँ पे नहीं आएगा. अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक फोर्स हो सकता है और एक कोरियोलिस फोर्स है, तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल कोरियोलिस फोर्स ही लग रहा है. सो नेक्स्ट आंसर, क्वेश्चन 23. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस डज नॉट इमर्ज फ्रॉम द पामीन नॉट. हमें पामीन नॉट पता है, तो वो जो पामीन नॉट है, वो पामीन नॉट ऐसा अगर ये इंडिया हो गया ना, सो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमारे इधर आ गया, तो यहाँ पे है पामीन नॉट, ठीक है ना. हिंदू कुश, सुलेमान, कीर्थर, ये जो माउंटेन्स है, तो यहाँ पे एक पामीन नॉट बना रहा है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया बेसिकली. तो यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस डज नॉट इमर्ज फ्रॉम द पामीन नॉट. हिंदू कुश, कुनलुन, जाग्रोस ना तिएन सान. तो इसका राइट आंसर जो आंसर होगा तो वो होगा जाग्रोस, क्योंकि हिंदू कुश, तिएन सान एंड कुनलुन माउंटेन हमारा पामीन नॉट में ही है. लेकिन आप अगर देख सकते हैं ये मैप, ईरान का मैप है, जो जाग्रोस माउंटेन है वो ईरान में स्थित है. तो यहाँ पे जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस डज नॉट इमर्ज फ्रॉम पामीन नॉट इज जाग्रोस. नेक्स्ट, द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया शिफ्ट्स. तो बोला है जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो कहाँ पे शिफ्ट होता है. तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है ये कुछ नहीं है, ये जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर की नॉर्थ से हमें नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आता है, तो ये 0 डिग्री के यहाँ पे कन्वर्ज कर जाते हैं, तो इसको ही ITCZ बोला जाता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. तो ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में देखा जाता है कि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली पड़ता है. जो सनलाइट जहाँ पे डायरेक्टली पड़ेगा वहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, तो हमारा विंड जो होता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है. अगर ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मानसून की टाइम, साउथ वेस्ट मानसून जब इंडिया में प्रवेश करता है ऐसे, तो इंडिया में जब प्रवेश करेगा साउथ वेस्ट मानसून, तो उसके टाइम जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है तो वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है नॉर्थ में शिफ्ट कर जाता है ऐसे. तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन को क्रिएट करते हैं और हाई प्रेशर माउंट जोन जो है वो हमारा क्रिएट हो जाता है ओशन में. सो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और मूवमेंट होता है विंड का, और ऐसे हमारा मानसून का भी शुरुआत होता है. सो राइट आंसर इज नॉर्थवर्ड. Which of the following is the most suitable diagram? Which of the following is the most suitable diagram for representing the H6 structure of population? H6 structure को दिखाने के लिए कौन सा अच्छा एक suitable diagram होगा? Dot method, triangular graph, पाई डायग्राम, पिरामिड डायग्राम. सो H6 पिरामिड हम लोगों को पता है, तो H6 पिरामिड होगा जहाँ पे ऐसा पिरामिड होता है, ऐसे हम लोगों का पिरामिड हो सकता है ऐसे 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 हम लोग बार ड्रॉ करते हैं, तो एक पिरामिड का फॉर्म में वो आ जाता है. सो ऐसे हम लोग H6 पिरामिड को ड्रॉ करते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी रिफर्स टू। इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, फॉर्मल नहीं, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी, बाजार टाइप ऑफ इकोनॉमी, डायनामिक एंड स्टेबल इनकम, परमानेंट एंड प्रोडक्ट एस्टेब्लिशमेंट। सो इनफॉर्मल स्टेट ऑफ इकोनॉमी, तो देखिए इनफॉर्मल स्टेट ऑफ इकोनॉमी दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी को बोला जाता है जहाँ पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कोई हाथ नहीं होता, एक सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप, अपने आप से ही कुछ करना, वो इनफॉर्मल सेक्टर है। तो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी तो नहीं, बाजार टाइप ऑफ इकोनॉमी, डायनामिक स्टेबल, परमानेंट प्रोडक्शन। सो बाजार टाइप ऑफ इकोनॉमी हम लोग बोल सकते हैं, बाजार में तो हम लोग ही मतलब जो खुद का ही एक एंटरप्रेन्योरशिप होकर दुकान बैठता है, तो वहाँ पे कुछ स्टेट का कुछ नहीं होता, तो इनफॉर्मल सेक्टर हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ प्राइमेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। लॉ ऑफ प्राइमेसी मतलब अर्बन जो एरियाज होता है, जो रूरल नहीं है, अर्बन एरिया है, पॉपुलेशन टाउन एरिया है, वहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन होगा वो एक हायरार्किकल डेवलपमेंट पे होगा, जहाँ पे एक जो शहर होगा उसका दबदबा होगा बाकी शहरों पे। फॉर एग्जांपल आप जहाँ पे रहते हैं, आपका जो आपका एंटायर स्टेट है, वहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे तो बहुत सारी जगह है, लेकिन एक अगर ऐसा जगह ज़रूर होगा जहाँ पे आप लोग जाते हैं कुछ खरीदी करने के लिए, कुछ अगर आपको चाहिए सामान, और कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, कुछ आपको पढ़ाई के लिए, आपको एक अच्छा इंपॉर्टेंट जगह ज़रूर होगा, प्लेस, उसको आप लोग सिटी बोल सकते हैं, सिटी सेंटर। तो उस सिटी सेंटर के ऊपर आपका जो रूरल एरिया है, रीजनल सबअर्बन रीजन है, उसका एक डेवलपमेंट डिपेंडेंसी होता है, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ प्राइमेसी। सो मार्क्स जेफरसन का प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट से आया है। सो हमारा यहाँ पे बोला है जो लॉ ऑफ प्राइमेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इज मोस्ट रिलेवेंट टू द कंट्रीज व्हिच हैव रिलेटिवली सिंपल इकोनॉमिक्स, सिंपल स्पेशल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, इंटीग्रेटेड स्पेशल स्ट्रक्चर, मैच्योर्ड इकोनॉमी। सो हम लोग बोल सकते हैं कि एक इंटीग्रेटेड स्पेशल स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारा लॉ ऑफ प्राइमेसी एक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस इन इंडिया आर परफॉर्म बाय। जो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, तो हमें पता है कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डेसिमल कॉइनेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन व्हिच ईयर। तो डेसिमल कॉइनेज डेसिमल कॉइनेज मतलब रूपी, आना, ऐसा था ना, 1 आना, 16 आना, 100 आना, ऐसा था ना। तो रूपी, आना, ये समस्त जो था वो डेसिमल कॉइनेज सिस्टम 1957 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। द नेशनल कमिटी नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय। तो जो नेशनल इनकम एस्टिमेट्स है वो कौन करते हैं, CSO, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री, RBI। सो जो नेशनल इनकम एस्टिमेट्स है इंडिया में, CSO मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वही ये प्रिपेयर करते हैं। सो यहाँ से हमारा 10 क्वेश्चन खत्म हो गया और 10 क्वेश्चन हम देखेंगे, टोटल 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, व्हाट वर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का हार्मफुल स्ट्रेटजी क्या था, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या था स्ट्रेटजी का। डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल का घटन होना, लोअरिंग ऑफ द वाटर बॉडी टेबल्स, वाटर टेबल का घटन होना, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जीव वैचित्र का लॉस होना, या इम्प्रूवमेंट ऑफ स्मॉल फार्मर्स का खत्म होना। देखिए कुछ हद तक सभी ठीक है, क्योंकि ग्रीन एवोल्यूशन के लिए सॉयल का तो डिग्रेडेशन हुआ है केमिकल प्रैक्टिसेस की बदौलत। देन लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल्स, वाटर इरिगेशन इंटेंसिवली किया गया है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कुछ हद तक सही है, और इम्प्रूवमेंट ऑफ स्मॉल फार्मर्स। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत ही मतलब जो अमीर किसान थे, जिनका पास बहुत पैसे थे, उन्होंने जितना इन्वेस्टमेंट कर पाया, जितना HYV सीड्स, केमिकल पेस्टिसाइड ला पाए थे, उतना ज़्यादा उनको कमाई हुआ। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स है, जिसका एकड़ तक जमीन नहीं है, उन लोगों का बहुत ही प्रॉब्लम हुआ था, और उन लोगों का बोल सकते हैं एक जैसे इम्प्रूवमेंट ही ऑफ स्मॉल फार्मर्स हो गया था। सो एक ऐसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडियन identify the right one. Consider the following statement about agricultural development in India and identify the right one. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की तरफ से हमें देखना है। सो एक नंबर, इंडियन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी वाज लार्जली सब्सिस्टेंस इन नेचर बिफोर इंडिपेंडेंस। ये तो सही है, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी है वो सब्सिस्टेंस मतलब जीविका सत्ता भित्तिक है, मतलब हमारा जो खुद का जो पेट चलाने के लिए हर अधिकांश जो फार्मर है वो कृषि कार्य करते हैं। नेक्स्ट इज इट हैड ए डिसमल परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में इसका एक डिसमल परफॉर्मेंस था। डिसमल परफॉर्मेंस मतलब 20th सेंचुरी मतलब 1920s और ऐसा। तो ये तो लगभग सही ही है कि हमारा ऐसा था, तो हम लोग बोथ में कर सकते हैं।
So next question, initiatives taken by government of India in regard with a total sanitation campaign, जो implementation of निर्मल भारत अभियान scheme, encouragement of use of bio-toilet facility developed by DRDO on bio-disaster technology, making toilet construction mandatory to every household. So ये तीन तो नहीं है क्योंकि मैंडेटरी तो नहीं किया गया है अभी भी, लेकिन वॉलेंटरी चल रहा है. सो हम लोग बोल सकते हैं 1 and 2. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग 34. डैश इज द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर और लेक और रेगुन इन इंडिया. मुथपेट, चेराई बीच रेगुन, हरिकोटा और पुलिकैट लेक. सो नोनाजल का जो वाटर का जो लेक है ब्रैकिश वाटर का, वो सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है? तो ये जो राइट आंसर होगा वो है पुलिकैट लेक. पुलिकैट लेक जो है वो तमिलनाडु में है. तो पुलिकैट लेक सेकेंड, ये हम देख सकते हैं कि ये चेन्नई है. सो उसके बाजू में यहाँ पे पुलिकैट लेक है. सो पुलिकैट लेक जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर चिल्का. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द रेन शैडो इफेक्ट. रेन शैडो जो होता है, माउंटेन फोर्स एयर टू राइज as it cools and releases the moisture as it rises. The atmosphere gets denser at the elevation increases, causes snow to fall. Temperature are higher on the side of the mountain than on the other side. Wind patterns cause precipitation. So which of the following statement explain the correct the rain shadow effect? Mountain force the air to rise and it cools and releases moisture as it rises. तो ये जो है option A is the perfect answer, right answer. Next question 36. Earth's three major climatic zones are polar tropical rainforest, tundra temperate tropical temperate polar savanna and rainforest. देखिए आर्ट्स टोटल मेजर क्लाइमेट जोन अगर हम बोलेंगे ना तो ये लैटिट्यूड के बेस पे हमारा है ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड पोलर. नेक्स्ट, what is an area in which two or more air masses meet. एयर मास आपको पता है कि सेम फिजिकल होमोजेनिक प्रॉपर्टीज के साथ, जहाँ पे टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डेंसिटी, देन जो वाटर वेपर कंटेंट एक्सेट्रा, ये जो चीज़ है वो एक हॉराइजॉन्टल में बहुत सारा एरिया को कवर करता है, लेकिन उसका कैरेक्टर होमोजेनस रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं है. अगर यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी से फॉर एग्जांपल टेम्परेचर 15 डिग्री, सो यहाँ पे भी 15, यहाँ पे 15, एक होमोलॉजिकल प्रॉपर्टी. यहाँ पे अगर डेंसिटी इतना है, अगर 1 यूनिट है, यहाँ पे भी 1 यूनिट, सो ऐसे एक होमोलॉजिकल प्रॉपर्टी होगा जिसको एयर मास बोलते हैं. ये कोल्ड भी हो सकता है, वार्म भी हो सकता है. व्हाट इज द एरिया ऑफ 2 और मोर एयर मास मीट. जब 2 और उससे ज़्यादा एयर मास मिलते हैं तो उस एरिया को हम लोग बोलते हैं फॉन्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the atmosphere zone called that is the characteristic by gases not well mixed which are layer according to their molecular mass. ट्रोपोस्फियर, होमोस्फियर, ओजोनोस्फियर और हेटेरोस्फियर. जो एक लेयर होगा जहाँ पे एयर मास जो गैसेस होता है उसमें मिक्स नहीं होता है. ऐसा कौन सा लेयर है? ट्रोपोस्फियर, होमोस्फियर, हेटेरोस्फियर या ओजोनोस्फियर. तो हम ये उसको बोल सकते हैं कि ट्रोपोस्फियर का जो पार्ट है वहाँ पे एक अपर ट्रोपोस्फियर में ट्रोपोस में एयर का मिक्सेशन नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ए डीप लेयर ऑफ इलेक्ट्रिकली charged molecules, a deep layer of electrically charged molecules and atoms that reflects radio waves. A deep layer of electrically charged molecules and atoms that reflects radio wave. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. थर्मोस्फीयर इज द राइट आंसर. रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करते हैं. थर्मोस्फीयर का 2 पार्ट है. एक को बोलते हैं हम लोग जो आयरोस्फीयर एक है उसका पार्ट है, ठीक है, और नीचे का जो है वो थर्मोस्फीयर है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर डेंसिटी एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज अबाउट 1.885 kg पर मीटर क्यूब या 2.55 kg पर मीटर क्यूब, 1.226 kg पर मीटर क्यूब और 3.267 kg पर मीटर क्यूब. एयर डेंसिटी एट स्टैंडर्ड कंडीशन. सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1.226 kg पर मीटर क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पे. सो 20 क्वेश्चन हमारा हो गया. नेक्स्ट 20 क्वेश्चन करके जो हमारा शुरू हो रहा है 41 से, विंड एनर्जी कन्वर्शन डिवाइसेस. सो ये जो क्वेश्चन है यहाँ से हम लोग और 60 क्वेश्चन तक, 41 टू हम लोग 60 ये क्वेश्चन तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना
और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जाना भी सकते हैं, और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ऐसे ही हम लोग इम्पॉर्टेंट जियोग्राफी के क्लासेस करते रहेंगे और इसको बेस्ट जियोग्राफी चैनल बनाएंगे। सो आखिरी तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।